नमस्ते बच्चों। अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय भाग 4, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाई तथा राष्ट्रीय आय का महत्व। राष्ट्रीय आय के माप की कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय का माप करते समय विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। कुछ कठिनाइयां सैद्धांतिक होती हैं। प्रमुख कठिनाइयां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, स्वयं के रोजगार से प्राप्त आय की गणना कठिन कार्य है। नंबर 2, पुरानी, अंतरिम व मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यांकन की कठिनाई। नंबर 3, अंशपत्र व ऋण पत्रों के बाजार के लेन देन केवल कागजी क्रियाएं होने से राष्ट्रीय आय में नहीं गिनी जाती है। नंबर 4, गैर कानूनी क्रियाएं व काला बाजार की आर्थिक क्रियाएं भी सैद्धांतिक कठिनाइयां पैदा करती हैं। और नंबर 5, आराम के लिए अवकाश इत्यादि गणना कठिन कार्य है। राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयों के बाद आइए राष्ट्रीय आय का महत्व के बारे में जानकारी करते हैं। राष्ट्रीय आय का बहुत महत्व होता है। राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन एक देश की सही आर्थिक जानकारी प्रस्तुत करता है। सरकारों को राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा उचित आर्थिक नीतियां बनाने में मदद मिलती है। देश में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग आय के समान वितरण, रोजगार में वृद्धि हेतु किया जाता है। एक देश के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति में असमानता का पता राष्ट्रीय आय की वितरण से चल सकता है। क्षेत्रीय असमानता दूर करने हेतु नीति बनाने में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का बहुत उपयोग होता है। संसार के देशों की तुलना करने के लिए भी राष्ट्रीय आय का अध्ययन सहायक होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर कृषि व पशुपालन के समुचित विकास से संबंधित आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं। प्रत्येक देश अपने उद्योग, व्यापार एवं अन्य वाणिज्यिक क्रियाओं के विस्तार का मूल्यांकन राष्ट्रीय आय के आधार पर करता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े शोध हेतु उपयोगी होते हैं। आर्थिक नियोजन हेतु राष्ट्रीय आय के स्तर व संरचना से उपयोगी जानकारियां मिलती हैं। राष्ट्रीय आय की संरचना प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आधार प्रदान करती है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सरकारों को आय के पुनः वितरण के लिए विभिन्न वित्तीय सबलीकरण कार्यक्रम, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट प्रोग्राम अपनाने को प्रेरित करती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ पदों का विवरण। नंबर 1, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य जिन्हें घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है, जिसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 2, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं जिसमें निर्मित व अर्धनिर्मित वस्तुओं की माल सूचियां, स्थिर पूंजी निर्माण आदि शामिल होता है, जिसे आई द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 3, सरकार द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर किया गया व्यय अथवा चुकाया गया मूल्य, जिसे जी द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 4, अपने भौतिक या मानवीय साधनों द्वारा अन्य देशों में अर्जित आय और इसी प्रकार अन्य देशों के भौतिक या मानवीय साधनों द्वारा अपने देश में अर्जित आय का अंतर शुद्ध साधन आय कहलाती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को NFIA द्वारा दर्शाया जाता है। इसी प्रकार घरेलू निर्यातों के मूल्य में से विदेशी आयातों के मूल्य को घटाने पर शुद्ध निर्यात मूल्य प्राप्त होता है, जिसे X - M द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 6, हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान हैं जो किसी सेवा की एवज में नहीं दिए जाते, अपितु सामाजिक सुरक्षा के तहत कमजोर वर्ग को सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगों को सहायता। इसमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह को होता है। नंबर 7, किसी वस्तु की साधन लागत फैक्टर कॉस्ट उसमें प्रयुक्त उत्पादन के साधनों पर आने वाली प्रति इकाई लागत होती है।
इसमें बनाने वाले का लाभ भी जुड़ा होता है। नंबर 8, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, विक्रय और आयात पर लगाए गए उत्पादन शुल्क, विक्रय कर और सीमा शुल्क आदि कर हैं। इन करों से वस्तुओं के बाजार विक्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है। नंबर 9, आर्थिक सहायता, सब्सिडी। सरकार कई बार उत्पादकों को अपने द्वारा निर्धारित कम दामों पर वस्तुएं बेचने के लिए कुछ वित्तीय सहायता देती है। यह सहायता उन्हीं वस्तुओं के लिए उत्पादकों को दी जाती है जिनका उत्पादन सरकार बढ़ाना चाहती है। नंबर 10, निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यह अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर है। नंबर 11, कारक आय। सेवाओं या उत्पादनों के कारकों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम आदि को परिवार से भाड़े पर लिया या खरीदा जाता है। वह अपनी सेवाओं के बदले में जो भुगतान प्राप्त करते हैं उसे कारक आय या कारक भुगतान कहते हैं। जीडीपी तथा कल्याण को एक चित्र के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होने से रोजगार के स्तर तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे कुल मांग में वृद्धि होती है, जिससे निवेश प्रेरणा में वृद्धि होती है, जिससे निवेश का उच्चतर स्तर प्राप्त होता है और पुनः वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होती है और ये चक्र लगातार चलता रहता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।